नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और आपके लिए लेकर हाजिर हूं पूछता है इंडिया। मिडिल की जंग अब अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। ईरान और इजरायल की टकराव की आग में अब अमेरिका भी खुलकर कूद चुका है। अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर इतिहास का सबसे बड़ा सफल सैन्य हमले को अंजाम दिया। ट्रंप ने कहा है कि फोर्डो इज गॉन, यानी कि फोर्डो अब अस्तित्व में नहीं रहा। इससे भड़के ईरान ने अब पलटवार भी शुरू कर दिया है। ईरान ने इजरायल पर मिसाइलों की बारिश शुरू कर दी है। तेल अवीव में सायरन लगातार बज रहे हैं। इजरायली डिफेंस फोर्स ने लोगों से सुरक्षित रहने के लिए कहा है। और इस हमले में अमेरिका ने पहली बार अपनी सबसे ताकतवर बम तकनीक GBU-57A यानी कि बंकर बस्टर का इस्तेमाल किया। आपको बता दूं कि आखिर ये क्या है बंकर बस्टर। 13,600 किलोग्राम वजनी ये बम इतना ज्यादा घातक था कि 60 से लेकर 90 मीटर गहराई में बनी फोर्डो की जो न्यूक्लियर साइट है वो भी पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो गई, पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। हमला करने के लिए आए 6 B-2 स्पिरिट स्टील बॉम्बर्स ने वहां पर कुल 12 बंकर्स को टारगेट करते हुए पूरी तरह से गिरा दिया। 12 बंकर बस्टर्स गिरा दिए, जबकि एक B-2 ने नतांज पर 2 बार बम बरसाए और अमेरिकी नौसेना की पनडुब्बियों ने नतांज और इस्फहान पर 30 टॉम हॉक क्रूज मिसाइलों से हमला बोला। अमेरिका के हमले के बाद में ईरान के जो सर्वोच्च नेता हैं आयतुल्लाह अली खामेनी, वो अब संभावित हत्या से बचने के लिए लगातार अपना ठिकाना बदल रहे हैं। सूत्रों के हवाले से तो यहां तक खबर है कि वो अपने कमांडर से सीधे बात तक नहीं करते, कहीं वो रडार पर ना आ जाए, इसीलिए डायरेक्ट संपर्क नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक भरोसेमंद सहयोगी के माध्यम से ये बातचीत को अंजाम दे रहे हैं। आज हम इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे, समझाएंगे कि आखिर ये अब जो युद्ध की तस्वीर है वो किस दिशा की तरफ जाती नजर आती है। लेकिन उसके पहले जो इस दौरान जो तस्वीरें सामने आई हैं वो एक एक करके विस्तार से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं किस तरह से अब इस पूरे हमले में अब अमेरिका की जब एंट्री हुई तो ईरान कैसे त्राहिमाम कर रहा है। आप मेरी तरफ, मेरे आसपास जो आप ये तमाम तस्वीरें देख रहे हैं, देखिए किस तरह से जो तमाम अलग अलग इलाकों पे अटैक किया गया और उसके बाद में तबाही का मंजर दूर से नजर आता है। एक तस्वीर हो, नीचे चारों तरफ सिर्फ धुएं का गुबार और आग की ऊंची ऊंची उठती लपटें नजर आती हैं। इतना ही नहीं, अधिकारियों के, सैन्य अधिकारियों के ठिकाने हो या फिर इसके अलावा वहां पर साइंटिस्ट के ठिकाने हो और ईरान के अलग अलग जगहों पर इस समय क्या स्थिति है, ये तस्वीर वहां की स्थिति को बयां करती है। इस बीच जंग के बीच में ईरान के विदेश मंत्री ने बड़ा बयान दिया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची का बयान है, ट्रंप ने ईरान के साथ में विश्वासघात किया है, ये कहना है विदेश मंत्री का। आपको बता दें, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने बयान दिया है और अमेरिका को निशाने पर लिया, कहा है ट्रंप ने ईरान के साथ विश्वासघात किया। The Islamic Republic of Iran condemns in the strongest terms the United States' brutal military aggression against Iran's peaceful nuclear facilities. It is an outrageous, grave, and unprecedented violation of the fundamental principles of the Charter of the United Nations and international law. The warmongering and lawless administration in Washington is solely and fully responsible for the dangerous consequences and far-reaching implications of its act of aggression. The US military attack on the territorial integrity and national sovereignty of a UN member state carried out with genocidal Israeli regime, carried out in collusion with the genocidal Israeli regime, has once again revealed the extent of the United States' hostility towards the peace-seeking people of Iran.
अपने ईरान के विदेश मंत्री को तो सुन लिया, लेकिन ईरान की तरफ से जब बात कही गई कि अमेरिका ने खासतौर से डोनाल्ड ट्रंप ने विश्वासघात किया है और अंतर्राष्ट्रीय समझौते का एक तरह से उल्लंघन किया है, इस पर ट्रंप की तरफ से क्या कहा गया है वो भी सुनिए। Most importantly, I want to congratulate the great American patriots who flew those magnificent machines tonight and all of the United States military on an operation the likes of which the world has not seen in many, many decades. Hopefully, we will no longer need their services in this capacity. I hope that's so. I also want to congratulate the chairman of the Joint Chiefs of Staff, General Dan Raisin-Kane, spectacular general, and all of the brilliant military minds involved in this attack. With all of that being said, this cannot continue. There will be either peace or there will be tragedy for Iran far greater than we have witnessed over the last 8 days. Remember, there are many targets left. Tonight's was the most difficult of them all, by far, and perhaps the most lethal. But if peace does not come quickly, we will go after those other targets with precision, speed, and skill. तो सुना आपने अमेरिका की तरफ से जो बात कही गई। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ये अपने आप में बहुत निर्णायक और अहम दिन था, लेकिन अब जिस तरह से अमेरिका की एंट्री हुई है, ये कहा जाए सीधे तौर पर इजराइल और ईरान के बीच में सवाल खड़े हो रहे हैं कि जंग में अमेरिका की एंट्री, क्या वर्ल्ड वॉर 3 का खतरा अब पूरी दुनिया पर मंडरा रहा है। अब इसके बाद में एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है, परमाणु पावर की जंग अब जो नजर आ रही है, और उस जंग में आखिर कौन आगे निकलता है, किस में कितना है दम। इजराइल ईरान जंग में अब शांति होगी या फिर त्रासदी होगी, ये सबसे बड़ा सवाल है, और इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेगा इंडिया डेली। और इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ में खास मेहमानों का जो पैनल है, जल्दी से आपको उनसे मिलवा देती हूँ। मेरे साथ में चर्चा में मौजूद है रिटायर्ड मेजर जनरल अभय कार्की जी, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, रिटायर्ड मेजर जनरल रमेश पांडे जी भी हमारे साथ में मौजूद हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, वो जल्दी स्क्रीन पर आपको नजर आएंगे। रिटायर्ड कर्नल संजीत सिरोही जी समय हमारे साथ में जुड़ रखे हैं, और साथ ही साथ डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा जी हमारे साथ में है, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। लंदन से हमारे साथ में सावित्री मेहता हमारे साथ में यरूशलेम से जुड़ी रही हैं, बिजनेस वुमेन हैं और बहुत अहम भूमिका वहां की तस्वीर क्या है वो भी हमें बताएंगी। डेमोक्रेटिक पार्टी के जो नेता हैं यूएस से प्रकाश शाह जी, वो भी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वर्ल्ड वाइड कहा जाए कि एक तरह से कवरेज इंडिया डेली आपको दिखा रहा है, तस्वीरें समझने की कोशिश करेगा। अभय कार्की जी, सबसे पहले आपसे मैं सवाल करते हुए समझने की कोशिश कर रही हूँ कि अब इजराइल और ईरान के इस पूरे जंग में अमेरिका की सीधी सीधी एंट्री, आपको लगता है कि अब ये क्या संघर्ष खत्म होने वाला है या फिर तस्वीर कुछ और आपको बनती नजर आती है? जी नमस्कार, जय हिंद। जी सर। ये जो पूरा प्रकरण है, अगर हम पीछे जाएं, ये 9-10 दिन से जो चल रहा है, ये तो हमें मान के चलना पड़ेगा कि पहले जो ये इजराइल ने एक्शन शुरू किया है, इसने अमेरिका से कंसल्टेशन के साथ ही ये शुरू किया था, और शायद उस समय इजराइल को भरोसा था कि वो अपने दम पे खुद इसको एक निर्णायक अंत तक ले जाएगा। उसके 3 ऑब्जेक्टिव्स थे। एक तो उसका था इसका न्यूक्लियर प्रोग्राम, दूसरा ईरान की जो मिसाइल लॉन्चर्स है या मिसाइल फोर्स है उसको नुकसान कराना, और मिलिट्री तौर पे उसकी एयर डिफेंस को डाउन करके एयर सिक्योरिटी गेट करना, और चौथा उन्होंने बोला था कि ये जो टेररिज्म का इसका नेटवर्क है इसको खत्म करना। बहुत लंबा चौड़ा इसका एजेंडा रखा हुआ। और खैर उसके बाद रिजीम चेंज की बात तो चलती ही रहती है। तो हमने ये देखा कि पहले 24-48 घंटे में जो स्ट्राइक किया था उसमें इजराइल को स्पेक्टेकुलर सक्सेस मिला था, और एक साइकोलॉजिकल तौर पे वो डोमिनेट करने लग गया था इस पूरे वॉर की नैरेटिव को। लेकिन जैसे दिन निकलते गए, उन्हें रियलाइज किया कि जो न्यूक्लियर फैसिलिटी थी उस पर लिमिटेड एक्शन हुआ था या डैमेज हुआ था, और जहां तक उनकी बाकी मिसाइल वर्सेस एयर स्ट्राइक्स था उसमें एक पैरिटी आ गई थी या एक स्केल में पहुंचने लग गया था, और जी सर, कोई ऑब्जेक्टिव अगर देखे तो अचीव हो नहीं रहा था। तो उसको जो स्टेलमेट को तोड़ने के लिए बाद में ये बिल्कुल क्लियर हो गया था कि जब तक कि अमेरिका इसमें नहीं आता और फॉर्दो की जो फैसिलिटी है जिसको कि इजराइल नहीं तोड़ पा रहा था,
उसके लिए जो नट क्रैकर चाहिए था वो था अमेरिका का B-2 बॉम्बर अपने V-57 के साथ। ये डिसीजन अमेरिका को लेना था, और क्योंकि वो पहले से ही इसका एलाय है, और ईरान को वो ईगल ऑफ एक्सेस, और ईरान बोलता है कि अमेरिका को खत्म करके रहेंगे, इजराइल को खत्म करके रहेंगे, तो इस लड़ाई में उसका आना जरूरी था। लेकिन यहाँ पे एक मुश्किल आ रही थी मेरे ख्याल से। वैसे तो अमेरिका, यूएसए तो तैयार था, लेकिन अमेरिकन प्रेसिडेंट साहब जो ट्रम्प साहब है, जी सर, वो जी। अपनी पर्सनालिटी या अपनी इमेज या अपनी जो इलेक्टोरल की गारंटी थी कि मैं कोई नई लड़ाई शुरू नहीं करूंगा, और दूसरा कि मेरे को नोबेल पीस प्राइज का मैं हकदार हूं। सर इस ये image बात के बहुत चलते। इंपॉर्टेंट है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी छवि एक तरह से ये बताने की कोशिश जो है अमेरिका की तरफ से की जाती रही है, नोबेल प्राइज तक की बात कही है। मैं इस पर भी आगे चर्चा करूंगी, लेकिन सावित्री मेहता जी भी इस समय हमारे साथ में है, यरूशलेम से इस समय हमारे साथ में जुड़ रही हैं। मैम, बहुत स्वागत है आपका। आपकी सिचुएशन, वहां की स्थिति मैं चाहूंगी जरा आप समझाने की कोशिश करें। आपके पर्सपेक्टिव से फिलहाल अगर अमेरिका की एंट्री हो रही है, वहां की क्या स्थिति है, क्या वहां पर स्थिति आप देखती हैं? अच्छा, नमस्ते। हमने तो यहाँ 40 साल हो गया है। तो ऐसे बताए जे अभी जो हो रहा है, जो अटैक हो रहा है, आप लोग को समझना है जे इंडिया नहीं मगर इजराइल और ईरान की दुश्मनी नहीं है, पीपल टू पीपल, कोई देश का दुश्मनी नहीं है। जब तक टिल 1979 सब पीसफुल था। जब वो आयतोल्लाज रजीम आ गया था, फिर वो बदली हो गया था। फिर वो टाइम से अभी तक ईरान से हम लोग सुन रहा है Israel is an enemy, has to be annihilated. वो language has been used since 1979. यूनाइटेड नेशंस में उनकी प्रधानमंत्री आता है और बोलता है हम लोग सीधा नेशन टू नेशन, बोथ मेंबर्स यूनाइटेड नेशंस का, द ईरानियन प्रेसिडेंट, फॉरेन मिनिस्टर, सब समय बात करता है जो एनाइलेशन ऑफ द ज़ायनिस्ट एंटिटी ऑफ इजराइल। तो इजराइल बन गया उन लोग की छोटा शैतान, उन लोग बोलता है, और अमेरिका है बड़ा शैतान। तो बहुत साल के लिए ईरान ने प्रॉक्सीज को लेके हिजबुल्ला, हमास, टेररिज्म, अर्जेंटीना में इजराइल की एम्बेसी को बम किया था, ये सब सीधा था ईरान की चैनल्स। मगर लास्ट ईयर इन अप्रैल वो सीधा ईरान से सीधा इजराइल तक 300 मिसाइल्स आया था। ये है पहले बार जो कंट्री टू कंट्री सीधा अटैक आया था। तो इसके बाद इजराइल ने शुरू कर लिया जे वी विल हैव टू डील with Iran directly. जी। तो another attack was there अक्टूबर में, फिर से direct Iran to Israel. So since Iran has escalated और direct attack किया है Israel के ऊपर, Israel अभी इसको बंद करना है। हम लोग का problem है जो we believe Iran, we believe what they want to do. We cannot, हम लोग का प्रधानमंत्री मिस्टर नेतन्याहू ने बताया over and over again, जो nuclear weapons cannot be in the hands of Iran. तो हम लोग का point, the actual focus is to not allow nuclear facilities to be दरअसल सावित्री जी, असल जो लड़ाई है वो ईरान और इजराइल के बीच में इसी न्यूक्लियर पावर को लेकर ही है। इजराइल की तरफ से सुरक्षा की जो भावना थी उसी को लेकर ही एक तरह से एक्शन लिया गया। जी सच भी है। आप क्या देखा आज सुबह? बैलिस्टिक मिसाइल्स फॉर द लास्ट फ्यू डेज, दे आर बैलिस्टिक मिसाइल्स जो सिविलियन पॉपुलेशन के ऊपर टारगेट कर रहा है, कोई मिलिट्री टारगेट के लिए नहीं, सिविलियन पॉपुलेशन के ऊपर। मगर यहाँ क्या है जो हम लोग के पास सब शेल्टर्स है, देयर इज कंट्रीज लुकिंग आफ्टर देयर सिविलियन पॉपुलेशन, और आई विल से वी हैव मिरेकल्स ओवर हियर जो जास्ती सिविलियंस मरना नहीं है, क्योंकि उन लोग सब शेल्टर्स में अंदर, शेल्टर्स के नीचे में अंदर है वहाँ। तो द इंटेंट, बात है इंटेंट ऑफ ईरान, देयर इंटेंट is to annihilate Israel. So we are defending ourselves, even though they
बोल रहा है we are attacking them, but we are defending ourselves. We cannot allow them. मैम We are a दरअसल very यही हो small जाता है कि country. पर्सपेक्टिव जो है वो बहुत ज्यादा चेंज हो जाता है और एक अलग तस्वीर जो है वो दुनिया के सामने आती है। लेकिन मैं इस समय जैसे अपने दर्शकों को बता दूं कि इंडिया डेली इस समय आपको इस स्थिति पर पूरी वर्ल्ड वाइड कवरेज दिखा रहा है। दुनिया के अलग अलग कोनों से हमारे साथ में जो खास मेहमान हैं वो जुड़ रहे हैं। सावित्री मेहता जी जो है यरूशलेम से हमारे साथ में है, प्रकाश शाह जी हमारे साथ में यूएस से जुड़ रही हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता हैं, और लंदन से डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा जी भी हमारे साथ में हैं। प्रकाश शाह जी, मेरा सवाल आपसे ये जानने की कोशिश है कि अमेरिका की सीधी सीधी एंट्री जो अभी तक हर तरह से हर युद्ध में अपने आप को शांति के माध्यम से, वार्ता के माध्यम से चीजों को निपटाने की बात कहता रहा है, और खासतौर से डोनाल्ड ट्रंप, ये कहा जाए भाई वो तो नोबेल अवार्डी की बात कह रहे थे, उनकी छवि ऐसी पेश करने की कोशिश की जा रही थी कि सिर्फ बातचीत के माध्यम से चीज होगी, लेकिन वही अमेरिका अब अटैक कर देता है। अब इसमें अमेरिका का कोई चॉइस ही नहीं था, क्योंकि जो इजराइल ने, जो ईरान ने जो अपने माउंटेन्स के अंदर फैसिलिटीज बनाई है, तो उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए सिर्फ अमेरिका के पास ही हथियार थे। तो जो बंकर बॉम्ब्स है वो सिर्फ अमेरिका के पास थे। तो सवाल सीधा था, क्या अमेरिका ये बॉम्ब्स वगैरह जो भी फैसिलिटीज है उसको वैसे ही रहने देंगे, इतने साल तक रहने दी है, या बंकर बॉम्ब्स यूज करके डिस्ट्रॉय करेंगे। अमेरिका के सिवा इजराइल तो कर नहीं सकता। इजराइल के पास ये वेपन्स नहीं है और किसी और के पास भी नहीं है, कोई भी और कंट्री के पास ऐसे बंकर बस्टर बॉम्ब्स है नहीं। तो अमेरिका को तो सीधा सवाल था कि तुम्हें ईरान से ये डिस्ट्रॉय करना है या रहने देना है। दो ही यस नो ही बात थी। तो उतना ही सवाल था अमेरिका पास, तो उसने डिसीजन लेके कर दिया। प्रकाश जी, आपको ऐसा लग रहा है कि अमेरिका का हस्तक्षेप के अलावा और कुछ ऑप्शन नहीं था? अमजद अयूब मिर्जा जी, जरा समझाने की कोशिश कीजिए। डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता हैं प्रकाश शाह, वो कह रहे हैं अमेरिका के पास में और कुछ ऑप्शन ही नहीं था इस पूरे हमले में, ईरान पर बम गिराने के अलावा और कुछ रास्ता ही नहीं बचा था। ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा तो मैं नहीं समझता कि है। मैं समझता हूँ कि अमेरिका ने इस जंग में कूद के, तो ट्रंप ने एक्चुअली कूदा है। मैं नहीं समझता कि अमेरिका कूदा है, क्योंकि अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़ी स्थिति में जो पब्लिक ओपिनियन है वो इस वक्त डिसाइसिवली इस वॉर के खिलाफ हो गई है। और वो शख्स अमन के नाम पे आया, पीस के नाम पे आया, उसने ना तो यूक्रेन की वॉर का युद्ध बंद करवा सका, बल्कि यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज को इकट्ठा कर दिया और उन्होंने कहा कि अगर ट्रंप नहीं सपोर्ट करेगा तो हाँ